चलो भाई, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, हाँ सॉरी है। नहीं, तुम लोगों को फ्लॉट तक तो पूरा है, उसके बाद हेस लॉ तक पूरा है। अभी आगे कुछ भी नहीं है ना, अभी जो बट हेस लॉ मतलब वही रिएक्शन को फ्लिप करके वो सब पता है ना। हाँ, तो उसमें कोई भी कैसे भी रिएक्शन आ सकती है, बट हाँ वैसा मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा वही है यार, मल्टीप्लाइड बाय 2 रिवर्स करना एंड ऑल। हाँ, लास्ट लेक्चर तक सब कुछ है, ठीक है ओके। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी स्टार्ट की थी। अब ये चलो पे ध्यान दो, लैटिस एंथैल्पी is the heat required or heat absorbed when 1 mole of an ionic compound or 1 mole of a lattice is broken into its individual ions। याद रखना भाई, लैटिस जब ब्रेक होता है तो हम लोगों को क्या बनाना है, उनके इंडिविजुअल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बातें करना बंद करो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं है पॉसिबल? पे बताओ जरा, मुझे एक्सप्लेन करो। करेक्ट आंसर है पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हाँ, पहली बात तो नहीं। देखो, सॉलिड को हीट करेंगे क्या बनेगा? लिक्विड। तो जब NaCl को हीट करूंगा मैं, तो पहले वो लिक्विड NaCl बनाएगा। लिक्विड NaCl को हीट करूंगा तो क्या बनाएगा? गैसियस NaCl बनाएगा। फिर उसको और हीट करेंगे तो शायद से ये टूट जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसकी डेल्टा H हम लोग निकाल पाएंगे क्या? ए देख बे, जब तुम लोगों को मैंने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ाया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या था बे? मेल्ट करना। तो साला अगर मैं पानी को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसमें ये एक्चुअल में होता है ना बे, ये तुम लोगों ने देखा है। अब होता है तो तुम लोग इसकी हीट मेजर कर सकते हो। पल यहाँ पे तुम इसकी हीट मेजर कर सकते हो, इसकी हीट मेजर कर सकते हो, तो इसमें हीट चेंज कितना है वो तुम लोगों को पता चल सकता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, समझ रहे हो? हाँ, बाय द वे, हीट चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर, पता है ना? कैलोरीमीटर सुना होगा। तो कैलोरीमीटर जो रहता है वो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, आज ही किया ना? बस एक नंबर, ठीक है। तो कैलोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं। तो कैलोरीमीटर में हम लोगों ने थोड़ा बर्फ रखा एंड उसको लिक्विड बना दिया। जो हीट लगी वो अपने को पता चल जाएगी। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। बट ये हो सकता है कैलोरीमीटर में मैंने नमक डाला, हीट कर रहा हूँ साला ना, पहले मेल्ट होगा फिर गैस बनेगा, फिर अगर आयंस बने तो आयंस बनाना इतना इजी नहीं होता। समझ में आता है? ठीक है ओके। एक्वस क्या कर रहे हो? गैसियस आयंस चाहिए अपने को, एक्वस को भूल जाओ। अब तो ये डायरेक्टली पॉसिबल, तो इसलिए अपने को इसको सॉल्व करना पड़ता है नहीं इनडायरेक्टली तो इसे अपने को सॉल्व करना पड़ता है इनडायरेक्टली। क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? एंड इनडायरेक्टली सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं BHC, बॉन हेबर साइकिल, ठीक है। चलो भाई, ध्यान दो भाई। तो अभी हम लोगों को कौन से रिएक्शंस पता है? पहली बात, ये रिएक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेशन की रिएक्शन। समझ में आया? अब फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे होता है? NaCl फॉर्म, पहली बात NaCl सॉलिड, ठीक है। क्या यूज करेंगे? Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। समझ में आ रहा है? एक चमाट दूंगा ना बस सालो, लास्ट टाइम पढ़ाया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ NaCl एंड दिस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोगों ने नमक लिया, उसमें NaCl की गैस छोड़ दी, रिएक्शन होती कि नहीं होती? होती है, एक्सप्लोजन होगा साला। समझ में आ रहा है? ठीक है, मस्त वाला। तो हाँ, एक्चुअली बहुत सोडियम हाईली रिएक्टिव है, पता है ना भाई? क्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव है साला, पॉइजनस भी है, ठीक है, मर जाओगे बट स्टिल। तो हाँ, तो बट ये रिएक्शन होती है। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? बॉन हेबर साइकिल की यूज करते हैं क्योंकि ये होता है, ये ऊपर वाली होती है क्या, तो इसको निकालने के लिए बॉन हेबर साइकिल यूज होगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को ये ऊपर वाली रिएक्शन बनानी है। पहली बात,
इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या बे? नहीं। तो इस रिएक्शन को उल्टा करते हैं, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिविंग अस NaCl सॉलिड। इसके लिए भी क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ लैटिस या फिर लैटिस एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस अगर ये लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी तो ये लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि उल्टा किया, इतना डिफरेंस समझ में आता है ना बे? ओके, अब ध्यान दो बे, अब तुम लोगों को ये रिएक्शन को ऊपर वाले रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक एक करके कन्वर्ट करते हैं भाई। पहले Na की तरफ देखो, Na किस में है वहाँ पे ऊपर? Na प्लस गैस में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड Na प्लस गैस में है तो यहाँ पे Na सॉलिड में है, तो पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस की। हीट करने के बाद पहले सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया Na प्लस गैस, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर बाद में Na प्लस क्या लिखा मैंने, सॉरी, सिर्फ सब्लिमेट किया ना बे, हाँ Na गैस, ठीक है, तो सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर बाद में Na गैस को आयनाइज किया तो Na प्लस गैस। समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलने का? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इधर तो कोई दिक्कत? ओके, तो देखो भाई, पहला हम लोगों ने किया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर हम लोगों ने यूज किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देखो भाई, Cl2 गैस है, अपने को ऊपर क्या चाहिए? Cl माइनस गैस चाहिए। तो पहली बात तो साला वो Cl2 है, Cl2 है मतलब इट कंटेन्स अ सिंगल बॉन्ड, एंड अपने को बॉन्ड चाहिए क्या? नहीं, अपने को सिंगल Cl चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड को ब्रेक करना मतलब कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? तो नाउ विल यूज बॉन्ड एंथैल्पी, गेटिंग इट? बट अगेन ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर फॉर 1 मोल, बट ओवर हियर वी आर यूजिंग हाफ मोल। समझ में आया? तो ये हाफ Cl2 है, तो यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 Cl बनेगा, तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो बॉन्ड एंथैल्पी को भी, समझ में आया ना भाई? 1 मोल से हाफ मोल में कन्वर्ट करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको तोड़ दिया, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या मिला? Cl गैस। 2 Cl गैस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि पहले हाफ था, हाफ का और 2 कैंसिल आउट हो गया। समझे? इसको क्या बोलने का? डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। समझा? डिवाइड बाय 2 एंड आउट। फिर बाद में वो Cl गैस है, बट Cl गैस चाहिए क्या? क्या चाहिए? Cl माइनस चाहिए, तो Cl माइनस गैस, इसको क्या बोलने का? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 1 मोल Cl था, 1 मोल Cl माइनस बना, 1 मोल के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, एंड फिर Cl माइनस सॉरी Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? NaCl। इसको क्या बोलने का? लैटिस एंथैल्पी। बराबर है? तो लैटिस एंथैल्पी जो क्वेश्चन मार्क था। समझे? फिर बाद में अपना हेस लॉ, एक रिएक्शन तुम लोग सिंगल स्टेप में करो या 1 2 3 4 5 अलग अलग स्टेप्स में करो, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहती है। समझ में आया? तो फाइनल हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ जरा। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, ओके, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन फॉर सोडियम प्लस डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस हाँ बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, ओके, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी भाई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl प्लस लैटिस एंथैल्पी ऑफ डाउट। फिर बाद में NaCl जब तुम लोगों को निकालने बोला होगा तो ये बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर एग्जाम में उन्होंने बोला कि व्हाट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी, ठीक है, या फिर व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी फॉर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ NaCl लैटिस, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं कि फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इससे जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में, उसको प्लस करके वहाँ पे लिखना है। ये मैंने क्या बोला? समझा? फाइनल पक्का? मतलब यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज मुझे याद नहीं है, तुम लोगों को एग्जाम में दी रहेगी, ठीक है, वो तभी देख लेना। बट इसका आंसर अगर आया तुम लोगों को, डेल्टा H ऑफ लैटिस फॉर NaCl इज माइनस 786.0 किलो जूल पर मोल। पहली बात, ये माइनस है, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज। समझ में आ रहा है? एंड रिलीज जो रहती है, एनर्जी रिलीज हमेशा फॉर्मेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? फॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी चीज को अगर ब्रेक करना है उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी पूछी,
या फिर लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको पॉजिटिव लिख के आओगे। मैंने क्या बोला, समझा? ये क्लास पॉइंट चेंज करना मत भूलना, मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक माइनस वाला रहेगा, एक प्लस वाला रहेगा, तो तुम लोगों को ब्रेकिंग के लिए प्लस लिखना है, फॉर्मेशन के लिए, समझा? ओके, लिख दो। हाँ हाँ, सब कुछ देंगे फॉर्मेशन से, यस, एक कोई मिसिंग रहेगी। ये होने के बाद तुम लोग Al2O3 का करोगे, ठीक है? हाँ चलो, ठीक है, ये कर दो। ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी इसके बाद Al2O3 तुम लोग खुद से करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद Al2O3, ठीक है? बताओ बे। Al2O3 सॉलिड क्या देगा? ओके, 2Al 3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन क्या बे? 3O2 माइनस। ये आयंस बनाने हैं बे। Al2O3 कंटेन्स Al3 प्लस प्लस O2 माइनस, समझ में आया? तो इसके लिए ए भाई आयंस ऑक्साइड, हाँ, O2 माइनस, समझा ना? O2 माइनस उसका चार्ज, वैसे एल्यूमिनियम का 3 प्लस, इसमें कोई दिक्कत? अब इसको तुम लोगों को बनाना है बाय यूजिंग फॉर्मेशन एंथैल्पी। एक मिनट, वो ऊपर में करता हूँ, 2 मिनट दो। अब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3, चलो बे, इसको उल्टा करके लिखने की जरूरत है मुझे, नहीं ना? समझ में आ जाएगा ना? इसको उल्टा हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ओके, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3 बताओ। Al2O3 सॉलिड किससे बनेगा? ओके, 2Al सॉलिड्स, हाँ, प्लस 3/2 O2 गैस, ये समझा? 1 मोल बनाने के लिए ये 2 कैंसिल आउट होगा, 3O प्लस 2Al गिविंग अस दिस, ठीक है? अब पहले एल्यूमिनियम को क्या करोगे? आयनाइज करेंगे, समझ में आ रहा है? सॉरी, आयनाइज कैसे? डायरेक्ट सब्लिमेट, ठीक है? गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3, समझा? फिर बाद में पहले ऑक्सीजन को क्या करोगे? 3/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? फिर बाद में इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी 2, फिर एडिशन करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, ये खुद से ट्राई करो, मैं बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तुम लोगों को जो भी डाउट है मैं आंसर दे दूंगा। जल्दी लिखो पे, जिन लोगों का लिखना बाकी है। देखो ऐसे लिखो, पहला एल्यूमिनियम गैस में गया, फिर बाद में एल्यूमिनियम 3 प्लस में गया, रुको जरा बता रहा हूँ ना, शांति, ठीक है? और फिर बाद में यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट लिखना आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, समझा? एग्जाम में ये अगर 3 अलग अलग वैल्यूज दी रहेंगी तो प्लस करने का, बट बहुत सी बार एग्जाम में ये तीनों वैल्यूज प्लस करके पहले से दी रहती है। दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम टू Al3 प्लस, ऐसे लिखा रहेगा बे। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम टू Al3 प्लस इज इक्वल टू जो कुछ आंसर रहेगा, तो वो पहले से एडेड है। ये इतना समझ में आ जाएगा ना एग्जाम में? ओके, ये समझा? ये पार्ट मैंने क्या बोला, एक एक करके Al प्लस Al2 प्लस Al3 प्लस ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुम लोगों को, मैं जानबूझ के 2 वो नहीं कर रहा, वो तुम लोगों को खुद से डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है? करो, करेक्ट बोले, हो गया? ओके, देखो बे, पहली बात एल्यूमिनियम गैस में लेके गए, बाद में एल्यूमिनियम 3 प्लस में लेके गए। नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन पहले इसको O गैस में लेके गए, 3O गैस, एंड फिर बाद में इसको O गैस से O2 माइनस गैस में लेके गए, समझ में आया? ठीक है, अब देखो भाई पहली बात, हाँ, फिर बाद में इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देन आई विल गेट Al2O3 सॉलिड, ठीक है? नाउ फर्स्ट एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है? अगेन याद रखना बे, ये 2 एल्यूमिनियम के लिए हम लोगों को हमेशा 1 के लिए दिया रहता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी 1 2 3 ये भी हमेशा 1 मोल के लिए, बट हम लोग 2 एल्यूमिनियम के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई करने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे 3/2 O2 था, तो 3/2 बॉन्ड एनर्जी फॉर O2, समझे? एंड बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 बट इनटू 3, समझा? एंड देन फाइनली लैटिस एंथैल्पी। वापस मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है ना? एंड इधर क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ इनटू
कुछ नहीं भाई, ये इधर फॉर्म हो रहा है, ये वन मोल ही है, समझा? ठीक है, फॉर्मेशन उस तरफ होता है ना, तो वन मोल ही फॉर्म हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखो भाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। एक काम करो, डेफिनेशन के लिए दो लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है? पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन देखने के बाद फिर तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान दोगे, HCl गैस, हाँ तुम लोगों को पता है ना HCl गैस रहती है, ठीक है? HCl गैस रहती है, उसको जबरदस्ती हम लोग पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब HCl गैस when dissolved in 10 moles of H2O, ठीक है, it will form 1 mole HCl in 10 mole H2O aqueous solution। इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब इसके लिए एंथैल्पी चेंज जो रहती है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज है -64.5 किलो जूल पर मोल। इसके लिए एंथैल्पी चेंज है -64.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है? व्हेन HCl gas is added to 25 moles of H2O, वही बनेगा 1 mole HCl in 25 mole H2O गैस। समझ में आ रहा है? गैस नहीं, सॉरी, एक्वियस, ठीक है? ये बन गया ना एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है? डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -72.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है? सोल्यूशन के साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। समझ में आया? डाइल्यूशन करना मतलब क्या? पहले से एक सोल्यूशन है उसको और डाइल्यूट कर देना। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे HCl 10 H2O को HCl 25 H2O में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? एंथैल्पी ऑफ ना भाई, क्योंकि कितने मोल वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया? 15 मोल। समझ में आ रहा है? तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन फॉर HCl 10 H2O टू HCl 25 H2O इज, हाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। समझा ना भाई? पक्का? तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मीनिंग समझा? हाँ नहीं नहीं, वैल्यूज एग्जाम में दी रहेंगी, ठीक है? वैल्यूज बाय हार्ट नहीं करना है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का कांसेप्ट समझा? सॉल्यूशन अभी तक पढ़ाया नहीं है, सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट, अब HCl गैस प्लस 40 H2O गिविंग अस HCl डॉट 40 moles H2O aqueous. Delta H for this reaction is -73.6। हाँ, गैप कम होते जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट करने की भी एक लिमिट रहती है ना भाई। समझ में आ रहा है? 40 मोल 1 मोल के अगेंस्ट तो अच्छा खासा डाइल्यूशन हो गया पहले से। नेक्स्ट, HCl गैस प्लस 200 H2O। या बाय द वे H2O के नीचे क्या लिखेंगे? लिक्विड, पता है ना? वो लिखना नहीं हो क्योंकि H2O इज लिक्विड, पता होगा। गिविंग अस HCl डॉट 200 H2O एक्वियस, ठीक है? इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है -74.8। ये तुम लोग ऐसे आराम से देखते बैठने के बदले लिख भी सकते हो बे, लिख रहे हो ना? हाँ, मतलब ना बकवासी। अबे तो 2 लाइन छोड़ने बोला था मैंने ना, ये बकवासी चालू है ना, मतलब ऐसे अब जैसे एकदम आराम से देख रहे हो। लिखो जरा, HCl गैस प्लस NH2O अब NH2O मतलब मैक्सिमम जितने डाल सकते हो उतने, ठीक है? डेल्टा H इज -75.1। हाँ मतलब भी मैक्सिमम कर लिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो बे इसका ग्राफ कैसे जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ H2O एंड एंथैल्पी चेंज चलेगा ना बे फॉर HCl 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है? तो इनिशियली एकदम शार्पली ऐसे शूट हुआ, बट फिर बाद में ऐसे कम होते गया। समझा? एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद यस, समझा? पक्का? नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, मतलब ये यहाँ पे जाके ऐसे कांस्टेंट हो गया मान लो,
इधर से मैं नीचे अगर ऐसे लाइन खींचूंगा तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम डाइल्यूशन। इससे ज्यादा कुछ डाइल्यूशन हो नहीं पा रहा है, काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है। इसके बाद कांस्टेंट हो गया मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन। इसे बोलते हैं वी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये समझा? सॉरी, तेरा डाउट ही नहीं मेरे को समझा। मतलब डाइल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ, ये मतलब सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझा? सोल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड द एंथैल्पी चेंज corresponding to infinite dilution is called as enthalpy of solution. समझा? हाँ, enthalpy change at infinite dilution is called as enthalpy of solution। ये मतलब देख बे, तुम लोगों ने 5 मोल ऐड किए, नहीं कितने 10 मोल ऐड किए, इसको enthalpy of solution बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि और हीट बाहर निकल सकती है सोल्यूशन में, समझ में आ रहा है? 25 ऐड किए तभी भी नहीं। हाँ, बट n मतलब मैक्सिमम ऐड कर दिए जितने ऐड कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम हीट कितनी रिलीज हो सकती है सोल्यूशन बनाते वक्त? -75.1, समझ में आया? तो इस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलने का? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन पे जो एंथैल्पी होगी वो, यस, ठीक है, लिख दो। इट इज जस्ट अ सिंबल फॉर वॉल्यूम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। V infinity corresponds to volume at infinite dilution। ये ऐसा है क्या कि वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया? नहीं, इट मीन्स दैट वॉल्यूम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वैसा, ठीक है, ओके। हाँ, बाय द वे इनफाइनाइट डाइल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ी देर के बाद डायग्राम में देखेंगे, डोंट वरी। हाँ, ए चलो फिर हो गया क्या लिख के? डिफाइन करूँ? द हीट released when 1 mole of compound is dissolved, the heat released when 1 mole of compound is dissolved in infinite amount of solvent, ब्रैकेट में वाटर लिखना, in infinite amount of solvent, ब्रैकेट में वाटर लिखना। When 1 mole of a compound is dissolved in 1 mole of infinite amount of solvent, ठीक है। हाँ, वहाँ पे वो कांस्टेंट प्रेशर लिखना हम लोग भूल गए, चलेगा ना? एंथैल्पी इज ऑलवेज एट कांस्टेंट प्रेशर, पता है ना? ओके, अब हेडिंग लिखो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसकी कुछ डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आएगा, यस, और कुछ नहीं आएगा। तो देखो बे, HCl प्लस 10H2O गिविंग अस H2O, सॉरी HCl 10H2O, HCl 10H2O बे। नहीं, अभी पूरा ध्यान यहाँ पे मेरा, सालो बकवास मत करो, चुपचाप लिखो, चलो पका रहे हो। इधर गया, बस ठीक है। -64.5 किलो जूल पर मोल एंड लिखो भाई जल्दी, HCl प्लस 25H2O गिविंग अस HCl डॉट 25H2O, डेल्टा H is -72.2 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फाइंड डेल्टा H फॉर HCl डॉट 10H2O प्लस 15H2O गिविंग अस HCl डॉट 25H2O। यही समझा? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कौन से रिएक्शन को फ्लिप करोगे? ऊपर वाले रिएक्शन को फ्लिप करोगे, समझा? वो प्लस हो जाएगा, बाद में ऐड करना है, आंसर आ जाएगा।
बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना। 8 पॉइंट जो कुछ है, ठीक है 8.7 7.7 देखा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, उल्टा करेगा तो ऐसे ही होगा। ओके 7.7 प्लस या माइनस माइनस 7.7 नहीं बस इसमें क्या बोलूँ, अभी डाइल्यूट किया बस, और क्या। अब पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हेडिंग लिखो, अरे जल्दी लिखो। क्या ये देखो, ये तुम्हें HCl10H2O और फिर दोनों को ऐड करना है, क्योंकि HCl25 इधर ही चाहिए, ये दोनों को ऐड करो, ठीक है। उल्टा करने के बाद, ठीक है, उल्टा करूंगा तो HCl इस तरफ जाएगा, ये दोनों कट हो गए, और 10 H2O में से 25 इस तरफ जाने के बाद कट हो जाएंगे, 15 बचेंगे, ये उल्टा हो गया HCl10H2O प्लस 15H2O गिविंग अस दिस। ये समझा ना, ये उल्टा करने के बाद कट होगा, मतलब सेम साइड के भी कट होंगे, चलेगा ना। ओके अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये देखो बे, तुम्हारे पास कोई एक आयन है, ठीक है, हाँ पहली बात, चलो तो बाद में देखते हैं। अब तुम्हारे पास कोई एक आयन है Na+, कितने मोल आयन है? 1 मोल आयन है, समझ में आ रहा है। इस 1 मोल आयन को मैंने ऐड कर दिया पानी में, पानी में ऐड करने के बाद Na+ को क्या हो गया, ये हाँ बाय द वे ये Na+ सॉलिड गैसियस कुछ भी रह सकता है, ठीक है, गैसियस है पकड़ लो, मतलब गैसियस नहीं रहता जनरली, तो गैसियस से हम लोगों ने इसको पानी में ऐड किया तो क्या बना Na+ फॉलोड। अब ये एक्वियस जब बनता है तो तुम लोगों को पता है ना भाई, इसको कितने वाटर सराउंड करते हैं? 6 वाटर सराउंड करते हैं। कितने वाटर सराउंड करेंगे? 6 वाटर। अब यहाँ पे तो अब Na+ को कौन सराउंड करेगा? है Cl- नहीं वे लैटिस थोड़ी ना बना रहे, अभी हाइड्रेशन कर रहे हैं ना। हाँ H2O सराउंड करेगा, और इसको H2O 6 बाजू से सराउंड करेगा, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक आगे से, एक ज्यादा ही जोश आ गया साले दोनों को, बड़े अश्लील हो। अब यहाँ पे अब पक्का, हाँ अच्छा मतलब तुम लोगों का ऐसा, ओ सॉरी ठीक है, सच्ची सॉरी ओके अबे ध्यान दो बे, मुझे लगा तुम लोग ही आराम करो। ओके हाँ ओके सॉरी ओके अब ध्यान दो बे, घर पे जाके बताना मुझे। अब H+O-, तो O- विल सराउंड Na+, इसमें कोई दिक्कत, एंड इसकी साइज इससे रहती है कि उसको 6 सराउंड कर सकते हैं। अगर ये जरा छोटा हो जाता तो 6 सराउंड कर पाते क्या? नहीं, तो 4 सराउंड करेंगे। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 8 सराउंड करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये Na+ का हो गया, और वैसे ही दूसरा क्या हो सकता है? Cl-, को कौन सराउंड करेगा? हाइड्रोजन, समझा? H+ सराउंड करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रेशन में कंडीशन क्या रहनी चाहिए? तो कंडीशन ये रहनी चाहिए कि पूरा का पूरा 1 मोल 6 वाटर के साथ सराउंड होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, अभी हम लोग पढ़ने वाले वापस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अच्छे से एकदम, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या लगता है? डाइल्यूशन कितना लगता है? इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? अब इनफाइनाइट तक क्यों लगता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे सब जन। तो वापस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ध्यान देंगे। अब पहली बात NaCl के एग्जांपल ले ले सॉल्यूशन के लिए, अभी HCl के बदले NaCl। अब ध्यान दो बे, Na+, यहाँ पे बीच में भी है। ये क्या बनाया जा रहा है बे? वेरी नाइस, ये लैटिस बनाया जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बे? ओके। एंड इनके बीच में क्या रहने वाला है? Cl-, ठीक है। ये हम लोग लास्ट टाइम बहुत अच्छे से किया था। अब ऐसे चलेगा ना, थोड़ा उल्टा सुल्टा कुछ तो क्या? नहीं
ऐसा नहीं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसको पानी में ऐड करेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए, तो पहले क्या होगा, ये सारे आयंस ब्रेक डाउन होंगे, टूट जाएंगे, समझ में आ रहा है। आयंस ब्रेक डाउन होना, उसको क्या बोलने का, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलने का, क्या बे। अब तो पहले ये टूट गए, ये टूट गए, ठीक है। अभी टूटने के बाद ऐसे थोड़े बिखर गए, ऐसे दूर दूर चले गए, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, एंड फिर बाद में ऐसे थोड़े बहुत Cl माइनस भी दूर दूर है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, समझ में आया, ये टूट गए। अब ध्यान दो बैक्स, अब अगर ये बहुत नजदीक रहेंगे तो एक्चुअल में वाटर सारी तरफ से सराउंड कर पाएगा क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहेगा तो ये बहुत दूर जाएंगे, अब बहुत दूर जाएगा तो आजू बाजू में कोई Na प्लस के बाजू में कोई Cl माइनस रहेगा क्या, अभी सिर्फ क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तब ये इसको सराउंड अच्छे से कर पाएगा सारे जगह से। तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रेशन, ये समझ पा रहे हो। तो मुझे बताओ सोल्यूशन के टाइम पे, मतलब एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में पहले कौन सी प्रोसेस होती है, हाँ लैटिस एंथैल्पी, फिर मतलब ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, एंड फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, हाइड्रेशन, समझ में आया। तो कहने से दैट, यस करेक्ट, डायरेक्ट लिखूंगा चलेगा फिर अभी, ओके। तो रिएक्शन लिखते पहले, देखो भाई, तो NaCl सॉलिड गिविंग अस Na प्लस प्लस Cl माइनस एक्वियस, एक्वियस, इस प्रोसेस को क्या बोलने का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलने का, अरे बराबर ना बे, पानी में ऐड कर दिया, एक्वियस एक्वियस बन गया, इसे क्या बोलने का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज डिराइव्ड बाय यूजिंग फर्स्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है बे, NaCl सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, समझ में आ रहा है। फिर बाद में ये Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, इसको हम लोगों ने ऐड किया पानी में, तब जाके कन्वर्ट किस में हुआ, Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस, ये कुछ दिमाग में घुसा, पक्का ना। तो पहले ऊपर वाले को क्या बोला, लैटिस एंथैल्पी, एंड नीचे वाले को हाँ हाइड्रेशन है, क्या पे सोल्यूशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ऊपर वाली सोल्यूशन की एंथैल्पी बनेगी कि नहीं बनेगी ना, ये कट कट ऊपर वाली रिएक्शन आ गई। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट यस सोल्यूशन एंथैल्पी इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ध्यान दो भैया, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं है, ठीक है, जेई में आया था ना, क्या पता। अब क्वेश्चन इज इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर NaCl is minus 786 kilojoule per mole and solution enthalpy of NaCl is 4 kilojoule per mole. Find lattice एंथैल्पी। हाँ ये आया हुआ है मुझे भी, हाँ कितना कितना आंसर, ये देखो बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये तुम लोग को सॉल्व करना है, जेई 2023 का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कौन कर पाता है। नाउ क्वेश्चन इज हीट ऑफ कंबशन of H2 gas is minus 241.8 kilojoule per mole. Heat of combustion for carbon
सॉलिड, ए सॉलिड बोला है मतलब ग्राफाइट ही पकड़ने का, इज -393.5 किलो जूल पर मोल. हीट ऑफ कंबशन फॉर C2H5OH इथाइल अल्कोहल, पता है ना, इज -1234.7 किलो जूल पर मोल. find heat of formation of C2H5OH डैश माइनस, ए देखो भाई उन्होंने माइनस दिया है एग्जाम में, तुम लोगों को अभी माइनस टाइप करना नहीं है, उन्होंने पहले से माइनस दे के रखा है, ठीक है. माइनस डैश किलो जूल पर मोल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है. पहले जो रिएक्शन बनाने बोली है, मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन है, वो रिएक्शन लिखो, समझा ना. फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड, स्टेट लिखना भूल गया मैं, तो इसके लिए वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो. हाँ नहीं दी है ना, ये तुम लोगों को भी लिखनी है. नहीं पता, मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखते पढ़ा है ना. फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं मैंने पढ़ाया है, वही मैं बोल रहा हूँ. बाद में तुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं बढ़ा दूंगा, अभी रुक फिर. बाकी लोग फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखती है मैंने पढ़ाया है, सोचो. ये देखो मैं, फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड, फॉर्मेशन इज ऑलवेज डन बाय यूजिंग, तुम्हें बाहर भगा दूंगा. फॉर्मेशन इज ऑलवेज डन बाय यूजिंग एलिमेंटल एटम्स, समझ में आ रहा है. एलिमेंटल अगर रहेगा तो 2 कार्बन लगेंगे सॉलिड फॉर्म में, प्लस 3H2 लगेगा गैस फॉर्म में, और एक ओके वेरी नाइस हाफ O2 लगेगा. कब, ये पढ़ाया नहीं है क्या बे. अब एक छोटी सी चीज जो मैं लास्ट टाइम लिखा के देना भूल गया, अभी एक नोट लिखेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है. देख भाई, मैंने तुम लोगों को फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर एलिमेंट्स इस 0 बताया था, याद नहीं होगा तो. अगर मुझे कार्बन ग्राफाइट को बनाना है, कार्बन ग्राफाइट बनाना है, कहाँ से बनाऊंगा बे, कार्बन ग्राफाइट से ही बनाऊंगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा. वैसे ही साला अगर मुझे ऑक्सीजन को कंबस्ट करना है, ऑक्सीजन के साथ ही कंबशन होगा और ऑक्सीजन ही बनाएगा, तो ऑक्सीजन की कंबशन एंथैल्पी, समझा. जो दिया नहीं है वो मान लेना. हाँ, जो दिया नहीं वो मान लेने का, 0 है, बराबर सही, याद रखें. हाँ ठीक है. तो ऐसे और कोई अगर मैं वैल्यू 0 है वो बताना भूल जाऊँ तो 0 क्या, हाँ 0 क्यों है. देखो अब अगर समझो तुम लोगों को कार्बन ग्राफाइट बनाना है फॉर्मेशन में, तो कार्बन ग्राफाइट किससे बनाओगे, कार्बन ग्राफाइट से ही. तो कार्बन ग्राफाइट में कन्वर्ट हुआ 0. अब कंबशन करना है ऑक्सीजन का, कंबशन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ ही होता है, तो ऑक्सीजन ही देगा ना बे. हाँ अब रुको, अब वो समझा. कंबशन दिया है फॉर्मूला, वेरी नाइस, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है. फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. अब कर लोगे ना बे. ए बाकियों का आया -278 राउंड ऑफ करके, मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, पक्का ना. ओके मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिख के छोड़ दे रहा हूँ. देखो बे, पहले कार्बन की वैल्यू दी है उन्होंने -393.5, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू -280, क्या था बे 280 समथिंग, ठीक है, -1234.7. ये खुद से पक्का कर लोगे ना, सीधा बेड पे, ये पक्का खुद से कर लोगे, मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है. 278 इसका आंसर आता है, राउंड ऑफ करके निकाल दोगे. ओके किसी का बाकी है क्या ये सॉल्व करना, नहीं ना. ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देखो बे, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान दो. अब देखो बे,
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 4 टाइप में हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। समझा? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है जो हर एक टाइप के टाइट्रेशन में या फिर हर एक टाइप के न्यूट्रलाइजेशन में सेम है? ध्यान दो, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर कुछ नहीं, देखो ध्यान दो, एसिड का H प्लस रिएक्ट करता है बेस के OH माइनस से टू गिव अस H2O। ये समझा क्या? हर एसिड बेस रिएक्शन में H प्लस और OH माइनस हमेशा रहेंगे, ठीक है। H प्लस और OH माइनस दोनों हमेशा कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H2O। ये कॉमन पार्ट है, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे, वीक एसिड वीक बेस रहे, या फिर उल्टा सुल्टा जो कुछ रहे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एंड इफ वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, then for this value for all strong acid and strong base is same, which is delta H is equal to, मतलब delta H of क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रलाइजेशन, which is equal to minus 57.2 किलोजूल पर मोल, which is equal to minus 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये समझे? इस पूरे चैप्टर में मैंने बोला है ना, कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी है। एक दो वैल्यूज मैंने बताई है बट याद रखने के लिए। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इज, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज, एक चमाड़ूंगा इधर ही लिखा है ना, 0 गया, माइनस 57.2। समझा? ये प्लीज याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट इसको पूछा गया है, समझे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान दो भाई, HCl NaOH, HCl aqueous plus NaOH aqueous giving us NaCl plus H2O. What is the value of delta H? हाँ, minus 57.2 किलोजूल पर। इसमें कोई दिक्कत? क्यों? बिकॉज तुम लोगों को यहाँ पे H प्लस दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे OH माइनस दिख रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन की वैल्यू याद रखते हैं। वहाँ पे गए, उसको बोल, उसका नाम मैं भूल गया, एथिना, क्या वो उसका क्या नाम है? एथिना ही है ना, हाँ मतलब वही, हाँ वैसा। अब यहाँ पे दूसरा, इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू बताओ भाई। H2SO4 प्लस NaOH, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H? 2 टाइम्स। समझे? क्यूब है यहाँ पे, 2H प्लस है तो ऑब्वियसली 2OH माइनस भी आएंगे, एंड देन यू विल गेट Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाँ ओके, तो 2 इंटू लिख दूँ सिर्फ अभी के लिए। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अगर इसको हाफ करेंगे तो, बट एग्जाम में अगर ऐसे डायरेक्ट दिया हो तो ये समझ में आया। अब देखो, इसके बाद वाला जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो तुम लोग मुझे बताने वाले हो, ठीक है? ध्यान देंगे। CH3 COH प्लस NaOH क्या देता है ये भी? CH3CONa प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H? सेम रहेगी, बढ़ेगी, कम होगी? क्या लगता है? कम होगी। ओके, क्यों? क्योंकि वीक एसिड है, बराबर सही बोल रहे हो। जरा मेरे साथ रहा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो नाउ इट्स वैल्यू इज लेस देन माइनस 57.2 किलोजूल पर मोल, मतलब ये 55.2 किलोजूल या फिर 56 किलोजूल वैसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है? क्यों ये कम होगा? वो कॉमन सेंस है, वो तो मतलब वीक एसिड है, कम एनर्जी, वो ठीक है। क्यों? हाँ हाँ हाँ, तुम ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, इसने अच्छा बोला है, बट बताओ क्या? डिसोसिएट पूरा नहीं होता। क्या नहीं होता? ये पूरा
डिसोसिएट नहीं होता है। देख बे, HCl ऐसे भर भर के डायरेक्ट फटाक से H+ देगा, NaOH भी ऐसे फटाक से फटाक से रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे ये पूरे के पूरे H+ इजीली देता है क्या? नहीं, तो ये थोड़ा सा H+ देगा। इससे सारे के सारे H+ निकालने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना बे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसमें से सारे H+ निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको थोड़ी सी एनर्जी दी तो यहाँ पे जो बाहर निकलने वाली एनर्जी वो बढ़ेगी या कम होगी? वो कम हो जाएगी। समझा? पक्का? उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलने का? एंथैल्पी ऑफ फॉलोड। इसको डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लेट्स अज्यूम मुझे लगे 2 किलोजूल पर मोल की एनर्जी। किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के लिए। समझ में आया? तो वहां पे एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी? -55.2 किलोजूल्स, क्योंकि +2 किलोजूल्स इसको ब्रेक डाउन करने में चले गए ना बे। ठीक है, ओके। इधर तो कोई दिक्कत? अब तुम्हारा डाउट। वीक एसिड और हाँ, तो दोनों की वैल्यूज हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, दोनों की वैल्यूज नहीं निकाल, डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेंगे। वो कम हो जाएगी और कम होगी, बट कितनी कम होगी? समझो कि 4 से कम हुई तो दोनों की 2-2 ऐसे कंपलसरी नहीं, किसी का 3 होगा, किसी का 1 होगा, वो डिपेंड करता है वैसे। हाँ, या इधर तो कोई दिक्कत? पक्का? ओके, ये इतना लिख दो। ये देखो बे, मतलब जनरली वो कितनी एनर्जी बाहर रिलीज, सी माइनस साइन मतलब क्या कि वो इतनी एनर्जी बाहर रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जनरली वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 57.2 किलोजूल्स की एनर्जी बाहर रिलीज करता है। समझ में आया? बट अभी हो क्या रहा है? उसमें से यूज कर रहा है, तो बाहर रिलीज कितने करेगा? 55.2 की। समझा? क्लियर हो गया? ओके। देखो बे, क्वेश्चन इज HCl plus NaOH giving us NaCl plus H2O. लिखो, बातें मत करो। डेल्टा H for this reaction is -57.3 किलोजूल पर मोल। ठीक है, देख। एंड एसिटिक एसिड प्लस NaOH giving us CH3CONa plus H2O. Delta H is -55.3 kilojoule per mole. ठीक है? Enthalpy of ionization is for acetic acid is डैश किलोजूल पर मोल। यही अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? आंसर इज 2, सेम टू सेम। देखो जनरली वो कितनी रिलीज करता है? 57.3, बट उसमें से उसने 2 किलोजूल एब्जॉर्ब की, सो दैट दिस कंपाउंड मतलब वीक एसिड कैन अंडरगो डिसोसिएशन। समझ में आया? डिसोसिएशन है फिर आयनाइजेशन, सेम ना बे। आयनाइज्ड होना या फिर डिसोसिएशन होना, KDKI वैसा। लिख दो डायरेक्ट आंसर 2। ओके, नेक्स्ट +2, यस। लिखो, रोना बंद करोगे और या फिर एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस होता क्या है? ध्यान दो। हाँ, पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में हो गया तो बाद में क्यों मना कर रहे थे? हाँ, पता है ना? ठीक, हाँ बस, गुड। तो देखो बैक, ये बेंजीन में ऑल्टरनेट बॉन्ड्स रहते हैं, ये ऑल्टरनेट बॉन्ड्स ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, एंड फिर बाद में हाँ केक्यूले, करेक्ट। हाँ, ये ऐसे कुछ बनता है। इन दोनों का बाद में हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, जो कि बॉन्ड थोड़े टाइम यहाँ पे है, थोड़े टाइम यहाँ पे, ऐसा। हाँ, सांप, सपने में सांप आया था, खुद की पूंछ चबा रहा था। यस, वाइट केक्यूले। हाँ, अब
ध्यान दो भाई, रेजोनेंस के वजह से कंपाउंड बनता है स्टेबल। क्या बनता है? अब वो स्टेबल क्यों बनता है या फिर उसका प्रूफ क्या है वो हम लोग देखने वाले, ठीक है। ध्यान दो भाई, अब होता क्या है, एक कंसेप्ट रहता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का। क्या एक साथ हो रहा है भाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी तुम्हारे हेडिंग में था, ठीक है। तो देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, चलेगा ना? ध्यान देंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इथीन, डबल बॉन्ड है तो इथीन। अब इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा, हाइड्रोजनेशन, इथेन हो जाएगा। हाँ एंड हाँ ठीक है ठीक है, आ गया तुम लोगों को, ध्यान दो तुम लोग क्या, हाँ रेनिन निकल यूज करते हैं इसके अंदर कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब हाँ ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, जब हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएंगे तो इसे बोलने का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एंड द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन निकल, ठीक है। वो क्या रहता है वो बाद में हम लोग कभी देख लेंगे। और वी कैन आल्सो यूज प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब रिएक्शन होगी तो यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझे। लेट अस से एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ एग्जाम में दे देंगे, ठीक है। इज -120 किलो जूल पर मोल, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कि रिलीज कर रहा है? रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज की मतलब किसकी एनर्जी कम है भाई, इथीन की या इथेन की? इथेन की एनर्जी कम है और इथेन की एनर्जी ज्यादा थी, ये ज्यादा थी, रिएक्शन होने के बाद कम एनर्जी हो गई, बाकी 120 किलो जूल ने रिलीज कर दिए, स्टेबल बना, इसमें कोई दिक्कत? ओके अब ध्यान देंगे भाई, हाइड्रोजनेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे हैं वो मत भूलना सिर्फ, ठीक है। हाँ अब रेजोनेंस का देखो भाई, हाँ अब रेजोनेंस का कैसे होता है देखो, ये यहाँ पे है ना, ये नीचे की तरफ ये एनर्जी एक्सिस है, ठीक है। और ये जस्ट लाइन्स है रैंडम, ये लाइन जो है ना वो है इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड का नाम बताओ बे? हाँ रुको, अबे डबल बॉन्ड नहीं है ना, रुको, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेक्सेन, तो दिस कंपाउंड इज हेक्सेन, बट दिस इज साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलने का इसको? इसमें कोई दिक्कत? अब साइक्लोहेक्सेन जो है वो मैं बना रहा हूं बाय यूजिंग नाउ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अभी भी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आया, साइक्लो, समझा, साइक्लोहेक्सीन, इसमें कोई दिक्कत? ये नाम समझ में आ रहे हैं ना भाई। अब ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन में जा रहा है, एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में कितनी एनर्जी लगती है? ये दिख रहा है ना भाई, एक डबल बॉन्ड इधर, रुको ऐसे बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड इसमें, एक डबल बॉन्ड इसमें, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है, कोई दिक्कत? कितने किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी? 120 किलो जूल्स बराबर, तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई -120 किलो जूल पर मोल, कोई दिक्कत? सॉरी 120 किलो जूल्स की, हाँ हाँ ओके, हाँ माइनस नहीं आना चाहिए, बराबर। अब नेक्स्ट, अगर मैं ये कंपाउंड यूज करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बे, 2 डबल बॉन्ड है, डाईईन बोलने का, डाईईन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, 2 तो डाईईन, ठीक है। तो साइक्लो हेक्सा डाईईन, अरे समझा क्या? साइक्लो हेक्सा डाईईन, हाँ हेक्सा डाईईन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा होगा फिर भी, साइक्लो हेक्सा डाईईन। हम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे बे,
ठीक है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब साइक्लोहेक्साडाइईन एक सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 120, दो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 240, वेरी नाइस। और इसके लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इतना कॉमन सेंस है सब में, ओके। तो आंसर आएगा -240 किलो जूल पर मोल, बराबर। हाँ, तो साइक्लोहेक्साट्राईईन जिसको बोलते हैं बेंजीन, ओके। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है इसलिए ऐसा बना रहा हूं, चलेगा ना, ध्यान दो। अब ऐसे बता रहा हूं ना, रुक ना, शांति। अब इसको, हाँ, अगर इधर से नीचे लेके आएंगे तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे और कितनी एनर्जी लगेगी? -360 किलो जूल पर मोल। ये थियरी में हम लोगों ने बोला, क्योंकि भाई एक सिंगल बॉन्ड के लिए 120, एक डबल बॉन्ड के लिए 120, 2 डबल बॉन्ड के लिए 240, तो ऑब्वियसली 3 डबल बॉन्ड्स के लिए -360 की एनर्जी होनी चाहिए। बट जब लैब में किया गया, मैं बताऊंगा, रुको ना, तो एनर्जी रिलीज हुई, हाँ, यस, इधर लिखना गलत हो जाएगा, रुको मत। तो ऐसे टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई कितनी कम, मतलब कितना रिलीज हुई? 208 किलो जूल पर मोल। मतलब ये 2 डबल बॉन्ड से भी कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, समझ पा रहे हो? तो पहली बात मुझे बताओ, बेंजीन वाज ओरिजिनली प्रेजेंट एट हायर लेवल या लोअर लेवल? हायर लेवल, मतलब इट शुड बी प्रेजेंट एट अ हायर लेवल ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है? बट बिकॉज ऑफ थर्ड डबल बॉन्ड इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ये थर्ड डबल बॉन्ड की वजह से क्या नई चीज हुई बे? रेजोनेंस हुआ। क्या ऐसे साले ऊपर लिख बताया था ना, ये इधर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो घूमेंगे, 2 डबल बॉन्ड घूम पाएंगे क्या? नहीं, 3 होंगे तो वो सर्कल कंप्लीट कर पाएंगे ना बे, 2 में नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी कम होने का रीजन क्या है? रेजोनेंस, समझ में आया? तो इसलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस एंथैल्पी या फिर रेजोनेंस एनर्जी। फॉलोड। दूसरी बात, हाउ मच एनर्जी इज डिक्रीज्ड? 152, वेरी नाइस। तो टोटल एनर्जी देख बे 360 पे होना चाहिए था, बट गैप कितने का आया? 208 पे आया, मतलब 152 प्लस 152 या माइनस 152? बढ़ा है कि कम हुआ है बे? कम हुआ है तो प्लस या माइनस? -152 किलो जूल। ए समझा, ये हाइपोथेटिकल था, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है। -208 ये माइनस है, बराबर, ठीक है। ये ऊपर वाला भी -360 था, -360 माइनस अब करेक्ट है। ए हमेशा नीचे आते तो कम होता है बे, क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है, समझा? कोई भी वैल्यू कम होगी तो डेल्टा माइनस होगा, खत्म, ठीक है, ओके। ये माइनस लिखना मैं भूल गया था, सॉरी, वो मतलब हर जगह पे माइनस था, वो एक भूल गया मैं, सॉरी। ए इधर तो कोई दिक्कत? तो रेजोनेंस एंथैल्पी इज -152 किलो जूल पर मोल। आज तक आया है तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है, दूसरा कुछ आने वाला रहेगा तो वो ऑर्गेनिक में मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में। अभी बाकी रेजोनेंस अपने को पढ़ना है क्या? नहीं, ठीक है, लिख दो। ए ये सब लिखना है, सब क्या लिखना है? सब अभी देखो ना। ए हाँ, अच्छा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी का कनेक्शन मैंने बताया नहीं क्या? बताया ना। देखो, इसकी एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? एनर्जी कम होना स्टेबल बनना कि अनस्टेबल बनना? वो क्यों बनता है वो बाद में, ऑर्गेनिक। वो अभी क्यों बनता है वो अपने को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ वो नंबर के साथ खेलना है यहाँ पे। ए इधर तक कोई डाउट? ए चलो भाई, अभी ध्यान दो। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ क्या? अरे कुछ नहीं, मतलब फॉर 1 डबल बॉन्ड इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 120 किलो जूल पर मोल and enthalpy of hydrogenation of benzene is -208 kilojule per mole. Then what is the stabilization energy?
या फिर रेजोनेंस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, वैसा ये समझा. फॉर वन डबल बॉन्ड -120 एंड फॉर बेंजीन इट इज -208. समझा ना? ओके. यहाँ बाय द वे इसको हम लोग ने नाम नहीं दिया है, तो दिस एंथैल्पी इज मतलब दिस एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, आगे बढ़े अभी. नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. मैं जस्ट एक रैंडम वैल्यूज अभी देने वाला हूं लिख के कुछ. ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है. ठीक है, मेरे मन में जो आएंगे वो लिखेंगे. ठीक है, ध्यान दो. हाँ, अब ये देखो बे, इसे बोलने का कितने कार्बन 1 2 3 4 कितने, रुको 1 2 3 4 कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन. ब्यूटेन में डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटेन. समझ में आया? अब ब्यूटेन में बस 1 2 3 ये डाइमिथाइल मिथाइल कुछ नहीं है बे, 4 कार्बन मिथाइल के काउंट कर लिए. हाँ, तो ब्यूट 2 इन. समझा? अब ब्यूट 2 इन वो सब अपने को नहीं पढ़ना है, ध्यान दो, बातें मत करो, ध्यान दो. अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले मिथाइल ग्रुप्स है वो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड रहेंगे तो उसको बोलने का ट्रांस. क्या बोलने का? ट्रांस ब्यूटेन. क्या बोलने का? ट्रांस ब्यूट 2 इन. हाँ, समझा? अब ट्रांस ब्यूटेन 2 इन. अभी हम लोगों को उतना ऑर्गेनिक पढ़ना नहीं इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, बट प्रॉपर नाम ट्रांस ब्यूट 2 इन. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इसका हाइड्रोजनेशन किया. ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, एंड डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया. करेक्ट. एंड नाउ यू विल हैव ब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3. समझे? ठीक है. लेट अस से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दिस कंपाउंड इज -90 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ध्यान दो भाई फटफट. सेकेंड CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH. बताओ भाई कितने कार्बन? 4 ही कार्बन. तो अगेन इट इज ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, बट नाउ दे आर ऑन सेम साइड. समझ में आ रहा है? इसको बोलने का सिस ब्यूटीन. क्या बोलने का? CIS. SIS नहीं, बहन नहीं हो. ठीक है, हाँ, तो सिस ब्यूटीन. अब सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन आर डैश ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये दिखे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, अब इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करूंगा, तुम लोगों को सेम कंपाउंड मिलेगा. ये बातें करना बंद करो, एक्सप्लेन करते हो कोई बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए. अब डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -110 किलो जूल पर मोल. ठीक है, चलेगा? ओके. क्वेश्चन नंबर 1, बिटवीन सिस ब्यूटेन एंड ट्रांस ब्यूटेन विच वन इज मोर स्टेबल? वेरी नाइस, ट्रांस ब्यूटेन, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कम थी इसलिए उसने सिर्फ 90 जूल्स रिलीज किए. समझा? एनर्जी कम, हायर स्टेबिलिटी. इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आता है. व्हाई ट्रांस ब्यूटेन इज मोर स्टेबल? वेरी नाइस. देखो भाई यहाँ पे ये दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप आमने सामने आएंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम. बट यहाँ पे ये दो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स दूर दूर चले गए, रिपल्शन कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई. इसमें कोई दिक्कत? व्हाट इज दी एंथैल्पी? ध्यान से सुनना. व्हाट इज दी एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन? हेडिंग करेक्ट है, बट फिर भी एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ दिस ब्यूटेन टू दिस ब्यूटेन. ऐसा चलेगा नहीं? ये समझ में आ जाएगा ना? सेम साइड अपोजिट साइड चलेगा ना? डबल बॉन्ड के सेम साइड अपोजिट साइड. ओके, बताओ सिस टू ट्रांस एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन इज -20. समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक इसको सेम रखना है, इसको उल्टा करना है, सिर्फ इसको उल्टा करके एडिशन करना है.
20। इसमें और कुछ पढ़ाने की जरूरत है मुझे? ओके, लिखो बे डेल्टा एच ऑफ आइसोमराइजेशन इज -20 किलो जूल पर मोल। ये मैंने अपने मन से कुछ वैल्यूज दिए बे, ये -20 भी मेरे मन का है, एग्जाम में कुछ अलग नंबर आ सकते हैं, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, चलो लिखो बे। लिखो वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? देखो भाई W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है? हाँ, एक मिनट रुको। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन, सारे के सारे फेस चेंजेस भी केमिकल रिएक्शंस ही नहीं, फेस चेंज भी। ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड फेज चेंजेस आर ऑलवेज carried out at constant pressure and temperature, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेल्टा एच करके रह रहे हैं, समझ में आ रहा है? इधर हम लोग ने डेल्टा यू की बात भी की क्या? क्योंकि ज्यादा करके ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? हीट चेंज को हमेशा क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। ये समझा? पक्का? ओके। तो बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो वर्क डन ना पूछे, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो डेल्टा यू ना पूछे, तो वो सब देख लेते हैं एक बार। पहली बात, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। प्रेशर कांस्टेंट बाहर निकाला तो क्या फाइनल फॉर्मूला बनेगा? माइनस P डेल्टा V। इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब देखो बे, विच इज नथिंग बट माइनस P V2 माइनस V1, ठीक है? विच कैन बी रिटन एज माइनस P V2, हाँ, माइनस P V2 माइनस P V1, चलेगा ये? रुको, ध्यान रखो। अब तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, दो इक्वेशन बनेगी, स्टेट 1 या फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ए बराबर ना भाई, केमिकल रिएक्शन में स्टेट 1 स्टेट 2 क्या रहती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? अब रिएक्टेंट के लिए अगर मैं लिख लूं P इज कांस्टेंट, तो P को P लिखूंगा, V को V1 बोलूं, रिएक्टेंट पहले रहता है इनिशियल स्टेट, विच इज इक्वल टू N को N1 बोलूं, R को तो R ही बोलूंगा कांस्टेंट, T को T1 बोलूं नहीं, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बनेगा? P V2 इज इक्वल टू N2R T। ए फॉलोड? तो मिल गया ना भाई, P V1 एंड P V2 मिल गया, ऊपर पुट कर दे। ओके, तो फाइनली विल हैव W इज इक्वल टू माइनस N2RT माइनस N1 RT कॉमन निकल गया तो क्या होगा? N2 माइनस N1 कैन बी रिटन एज डेल्टा N, समझे? G, क्यों भाई? G फॉर गैस, एंड PV इज इक्वल टू nRT इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्टेट, समझा? हे, इसको गैस लॉ बोलते, पता है ना भाई, आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT। तो माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT। फॉलोड? ये पूरी डेरिवेशन लिखनी होगी तो लिख सकते हो, नहीं तो इधर तक, मैं तो बोलूंगा इधर तक लिखो साला, फिर लिख दो PV इज इक्वल टू nRT, देयरफॉर P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। खत्म ना बे, क्या है? क्यों इतना रामायण लिखना है तुम लोगों को सब कुछ? वो अगर मतलब याद रहने वाला रहेगा तो ये इतना सिंपल है ना बे। ये तो लिखो, फिर डायरेक्ट लास्ट होगा, खत्म।
ना वो बीच वाला तो वो सिर्फ टाइम पास है, प्लस माइनस करते बैठना, क्या है उसमें वैसा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड डेल्टा एन जी। ए देखो बे, अच्छा फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड के हिसाब से भी नहीं बताते हैं। चलो फाइंड ए, चलो लिखो फाइंड डेल्टा एन जी। ये हम लोग पहले भी सीख के हो चुके हैं, बट एक बार वापस निकाल लेते हैं, चलता है। ठीक है, लिखो भाई, लिखो लिखो, रो मत। तो PCl5 gas giving us PCl3 gas plus Cl2 gas. What is the value of delta Ng? 1. समझ में आया? ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रही कि कम हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक्सपांशन है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन में वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। तो ये डेल्टा Ng1 आया ना +1, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। एनी डाउट? पक्का ना? समझा? ओके, और बाकी हर एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। ये डेल्टा एन जी इसका 1 लिख दोगे ना। 2-3 ऐसे एग्जांपल ले लो, केमिकल इक्विलिब्रियम में सारे बहुत सारे कर लिए थे। ठीक है, ओके, नंबर 1। नंबर 2 N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, CH4 गैस प्लस O2 गैस, इसको बैलेंस करते बैठना पे, और उसके बाद डेल्टा एन जी निकालना एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर 4 इसको भी खुद से बैलेंस करना और मुझे डेल्टा एन जी निकाल के बताना। C6H5COOH, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी की नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा इसको। ठीक है, सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 प्लस H, पता है ना, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 एंड H2O बनाते हैं। तुम लोगों को इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ठीक है, द सेकंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, दोनों 25 डिग्री पे ही है, और मुझे डेल्टा एन जी निकाल के बताना है। चलो मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, वो ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे ना, अभी ध्यान दो, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। चलो, इतना कुछ नहीं, मन पे मत लो। पहली बात, तुम लोगों ने कार्बन काउंट किया अच्छे से, 7 कार्बन है। ओके, 7 कार्बन तो 7 H2 आएंगे। फिर बाद में हाइड्रोजन काउंट किया अच्छे से, यहाँ पे ये 5। हाँ मैं देख रहा था तुम लोगों को ये समझ में आ रही थी। CO2 गैस, ठीक है, एंड यहाँ पे ये 3 वाटर बनेंगे, 6 H2, समझा ना भाई, मतलब 6H तो 3 H2O लिक्विड। पहले इतना बैलेंस कर लिया, फिर बाद में ऑक्सीजन काउंटिंग करेंगे। ध्यान दो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने लगे? 14 प्लस 3 17 में से 2 अपने पास पहले से है, तो 15 चाहिए। तो 15/2 मतलब 7.5। ये समझा नहीं? ये बाद में मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं रे बाबा, नहीं। अच्छा हाँ, अगर तुम पूरा ऐसे ही रखो, हाँ तो तुम्हारा 1 आंसर करेक्ट है, अगर तुमने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है। मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था बाद में? हाँ हाँ, क्या पता। चलो अब ये समझा, ये समझे क्या? ओके, देखो बे, ध्यान दो, इतना कार्बन और वाटर का समझा। अब देखो 7 × 2 कितने ऑक्सीजन हो गए? 14 एंड 3 17 में से 2 पहले से हैं, और कितने चाहिए? 15 चाहिए, मतलब यहाँ पे यू विल हैव टू यूज 15/2, तो ये 15 बचेंगे, विच इज नथिंग बट 7.5। समझे? एंड अगर इसी रिएक्शन, ये देखो मैंने बैलेंस, हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 निकाल रहे हो तो सही आंसर है, नहीं तो अगर तुम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा तो डेल्टा H प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल, सॉरी डेल्टा Ng, हाँ प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स है? 7। रिएक्टर साइड पे 7.5, आंसर इज -0.5। समझे? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। उन्होंने पूछा था डेल्टा U, डेल्टा H इसके लिए देके रखा था, डेल्टा U फॉर दिस रिएक्शन। समझा? डेल्टा H 1 मोल के लिए दिया था, तो डेल्टा U भी 1 मोल के लिए निकाला था, इसलिए इसको बैलेंस नहीं करना बोल रहा हूँ। समझा? ठीक है, चलो लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन
नहीं आज का लास्ट नहीं है, ये चुप बैठ जाए। 1:30 बजे बोला है, 1:30 बजे छोड़ूंगा, ज़्यादा लाड में नहीं आने का। तो डेल्टा यू इन अ केमिकल रिएक्शन, बताओ बे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। अब सीधा बैठ, बातें मत कर, पढ़ाते हो तुम लोग बातें बहुत करते हो, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। अब सर आप कैसे बोल सकते हो कि हम वो सी से CH5COH का क्यों काउंट नहीं कर रहे? क्या डेल्टा Mg निकालते हैं, ये सॉलिड है ना, G4 गैस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, एंड P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं बे? ओके, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, समझे क्या, डेल्टा NGRT, एंड उधर से तुम लोग डेल्टा U निकाल सकते हो। डेल्टा U क्या बनेगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। नहीं समझा? समझा ना, तो लिख दो चलो जल्दी। एंड सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज QP, heat change at constant pressure, very nice, is equal to QV, heat change at constant volume, plus डेल्टा NGRT। ये मुझे याद करा के देने की जरूरत नहीं है ना? ओके, ये हम लोगों ने फ्लोट में पढ़ा है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QV। वो यूनिवर्सल फॉर्मूला बार बार डिराइव किए थे ना, तब दोनों डिराइव किए। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यस। ओके, ए चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन, चुप रहे। सो क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन H2F2 gas giving us H2 gas plus F2 gas, delta U is minus 59.6 kilojoule per mole at 27 degrees Celsius. The enthalpy change is minus dash kilojoule per mole, rounded off to nearest integer, given that R is equal to 8.314, ठीक बा। यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, अगर नहीं तो उसमें भी तुम लोग बोलोगे। एक क्वेश्चन समझा, इंटरनल एनर्जी पहले से देख रखी है। डेल्टा Ng कितना आया, 1 आया, ओके ध्यान दो। अब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा U इज minus 59,600 plus 1 into 8.314 into 300। अब आएगा आंसर माइनस में तुम लोगों का, पक्का? ओके ठीक है, तो तुम लोग गधे ही हो। मैंने फिर भी मैंने बोला भी कि यूनिट लिख के देता हो, इट इज इन जूल्स, नहीं तो रोते बैठोगे। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला। अरे याद है मैंने बोला, तुम लोगों का ध्यान नहीं रखा, छोड़ो। इतनी हिंट देके भी तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाते, कैसा होएगा? और हमें एडवांस की एग्जाम देनी है यहाँ पे बस। अब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, एंथैल्पी रिलेटेड सारा कुछ खत्म, थर्मोकेमिस्ट्री खत्म। अब हम लोग धीरे धीरे स्लॉट में जाएंगे, मतलब कि स्लॉट स्टार्ट हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ओके, अब हाँ नया पेज ले सकते हो तुम लोग, थर्मोकेमिस्ट्री इज ओवर, ठीक है। अब देखो बे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ऐसा हिल टॉप पे है, इसको नीचे लाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देने की जरूरत है क्या? यस, अपने आप आ सकते हैं ना, थोड़ा सा ठीक है यार, फुक मार दिया,
स्पॉन्टेनियसली नीचे आएगा अपने आप एक बार, अरे मतलब ऐसे थोड़ा सा एज पे रहेगा तो अपने आप नीचे आएगा ना बे, ओके। बट उसी बदले एक बॉल है ऐसे इधर नीचे है, अभी अपने आप ऊपर जाएगा क्या, ये समझ में आ रहा है। सो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड दिस वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा एक एग्जांपल देखो बे, गरम गरम चाय है अपने आप ठंडी होगी, हाँ, गरम गरम चाय अपने आप ठंडी होगी ना, बट ठंडी चाय अपने आप गरम होती है, ठंडी आइसक्रीम गरम होती है, वो रूम टेम्परेचर पे आती है बेटा। अब ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास ऐसे दो बल्ब्स हैं, ठीक है, इसमें एक वाले में है गैस और एक में है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं इसको ओपन कर दूंगा क्या होगा, यस, गैस यहाँ से एक कंटेनर से दूसरे में स्पॉन्टेनियसली पास होगी, बट गैस अपने आप ऐसे एक साइड पे आ जाएगी क्या बे, और दूसरी तरफ वैक्यूम जनरेट होगा, नहीं, तो दिस वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ध्यान देंगे आप, ठीक है, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी, इतना देखेंगे फटाक से रुक जाएंगे, ध्यान दो फटफट, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज व्हाट, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इतना सबको याद है ना। एंथैल्पी इज काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोल सकते हो ना, हीट चेंज मतलब एनर्जी हो गई ना बे, ओके। मुझे बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, इतना आता है ना, मैं पता है ना, हायर पोटेंशियल पे था, लोअर पोटेंशियल पे चला गया, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस में एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, समझ में आ रहा है, क्यों बे, एनर्जी कम क्यों हो रही है, वेरी नाइस, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी कम होने से, एंड यूनिवर्स में हर एक चीज किसकी तरफ भाग रही है, स्टेबिलिटी की तरफ, समझ में आ रहा है। लोगों को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यस, बैंक बैलेंस चाहिए, बराबर बैलेंस में, ठीक है, हाँ, तो स्टेबिलिटी बहुत आती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो कंडीशन नंबर 1 एंथैल्पी, एंथैल्पी तो बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एंथैल्पी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, ओके। तो पॉइंट नंबर 1 एंथैल्पी, इफ सम रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड रिएक्टेंट हैज हायर एनर्जी, तो ऑब्वियस है ना, इसको मजा आ रही है क्या हाई एनर्जी में, नहीं, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, जिसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी, तो हाई एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, एंड लेस स्टेबल तो लो एनर्जी में चला गया तो मोर स्टेबल, इसमें कोई दिक्कत। तो एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सो या एंडो, तो दैट मीन्स ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ट्रू और फॉल्स ना। अभी हम लोगों ने वो इसका एग्जांपल लिया था, क्या उसको बोलते हैं, चाय का, गरम चाय अपने आप ठंडी होती है, बट इसका भी करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सेप्शन है एक्चुअली, उसने एक्सेप्शन ही बोला, बट हाँ। तो अब तो गरम चाय अपने आप ठंडी होती है मतलब हीट क्या करती है, लूज करती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर जनरली स्पॉन्टेनियस, समझ में आया, बट इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, इसने आइसक्रीम का लिया, अब आइसक्रीम में बनाऊंगा हमेशा जैसा, चाय का एक्सेप्शन कैसे है, कौन सी, अच्छा, हाँ, कोल्ड टी तेरी गर्म होती है, हाँ बराबर, अब अगर मेरे पास आइस क्यूब है, आइस क्यूब हीट एब्जॉर्ब करता है कि रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली मेल्ट, अबे स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप,
अपने आप मेल्ट होता है कि नहीं होता? मतलब दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। एंड ये ऐसा लिक्विड बन गया, समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. Even though this process is endothermic, this reaction is spontaneous. समझ में आ रहा है? तो exothermic processes are spontaneous and endothermic processes are non-spontaneous. ये statement correct है क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ. तो spontaneity सिर्फ एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती. स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी के ऊपर भी डिपेंड करती है. समझ में आ रहा है? फटाक से हम लोग थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में देखेंगे एंड रुक जाएंगे. रुक बे. हाँ वो बाद में लिखने का. रुको. एंट्रोपी एस. एंट्रोपी की डेफिनेशन रहती है मेजर ऑफ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर 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 समझ में आता है? यस. मेजर ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है. हाँ डिसऑर्डर की मेजरमेंट काइंड ऑफ. ठीक है. जो ऐसे मेजर नहीं मतलब हाइपोथेटिकली. ठीक है. और एनर्जी नॉन यूजफुल एनर्जी. चलो नॉन यूजफुल एनर्जी. देख भाई डिसऑर्डर के लिए एनर्जी लगती है ना, बट उस एनर्जी से कुछ मतलब होता है क्या? नहीं. वो डिसऑर्डर मतलब वो एनर्जी कुछ काम की नहीं आती ना बे. मतलब डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल ये पानी था, ये पानी के एटम्स, ये समझ में आ रहा है ना बे? एटम्स नहीं मॉलिक्यूल, सॉरी. ये डिसऑर्डर्ड मैनर में थे कि ऑर्डरली मैनर में थे ना? सॉलिड स्टेट में थे. एंड फिर बाद में इधर आ गए डिसऑर्डर या ऑर्डर्ड? डिसऑर्डर्ड. समझ में आ रहा है? मतलब इधर से इधर जाते वक्त उसने डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए कुछ एनर्जी यूज की. वो एनर्जी का अपने को कुछ यूज हुआ क्या बे? नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो डिसऑर्डर की जो भी एनर्जी चेंज रहती है, एनर्जी का यूज मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में निकली, मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में निकली, तो अपने को यूज है ना, हम लोगों ने देखा है. समझ में आ रहा है ना? वो पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो अपनी गाड़ी चलती है. हीट बाहर निकलेगी किसी रिएक्शन में तो साला अपने को ठंडी में काम आएगी. ये कुछ काम का है क्या? नहीं. तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूजफुल एनर्जी. समझ में आया? ठीक है. अब मेरे को बताओ तो ऑर्डर अच्छी बात है कि डिसऑर्डर अच्छी बात है? रुको. मतलब तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है? मतलब तुम लोगों को इन द सेंस पूरे यूनिवर्स को क्या अच्छा लगता है? सब चीज़ों में अपने को ऑर्डर लगता है कि डिसऑर्डर लगता है? ऑर्डर लगता है. ठीक है. मुझे बताओ किसके रूम में ऑर्डर है ऐसे एकदम मस्त? मतलब तुम लोगों को, चलो ठीक है हाइपोथेटिकली तुम लोग बोल रहे हो तुम लोगों को ऑर्डर अच्छी लगती है, बराबर. किस के रूम में सारे कपड़े एकदम अच्छे से ऐसे एक कपबोर्ड में रखे हुए हैं? क्या बोल रहे हो? हराम कर रहे हो? सच्ची? सारी चीजें एकदम, सारी बुक्स एकदम अच्छे से अपने वार्डरोब में है. ऑर्डर मतलब ओवरऑल सब कुछ. कपड़े ही नहीं सिर्फ. ठीक है. तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी सारी चीजें, पेन पेंसिल, तुम्हारा बेड, इवन सुबह सुबह उठने के बाद वो बेड अरेंज करना. क्या मिलिट्री में हो क्या? मैं साल क्या? हाँ वही. अगर तुम लोग हैंड रेस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी डैडी या फिर कोई सर्वेंट आके काम करके करता है, तुम लोग खुद से करते हो. बट इतना मानते हो तुम लोग कितनी भी कोशिश करो अपनी रूम अच्छे से क्लीन रख नहीं पाते. वो अगर तुम लोगों ने एक दिन पूरा एकदम मेहनत लेके एकदम ऑर्डर में ऐसे कर दिया, अपने आप वो डिसऑर्डर में चली जाती है. बराबर है? अब देखो बे, तुम लोगों को अगर पूरा लेक्चर एकदम शांत अच्छे से अगर बैठने पे मजबूर करे, सही लगेगा? या तुझे लगता है हराम कर? उसको अरे मतलब क्या? अरे वो ज्यादा ऑर्डर में रहता है ना, इसलिए. तो तुझे अगर ऐसे एकदम शांत बैठने बोलूं तो तू रह पाएगा? नहीं. अरे वो क्या ऐसे क्या कर रहे हो? मेरे को बुरा लग रहा है मैंने ऐसे बोला है ना. अब तो जल्दी छोड़ना है ना बैरू को. हाँ खत्म करके जाते हैं. तो मुझे बताओ तुम लोगों को ऐसे शांति से बैठ के रहना अच्छा लगता है? नहीं ना. हल्ला गुल्ला करना है, ऐसे टाइम पास करना मजा आता है. समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ लोगों को गाली गलौज करने ज्यादा मजा आता है. ठीक है. तो मुझे बताओ लोगों को ऑर्डर पसंद है कि डिसऑर्डर? ना साला अगर इतना रहता
तो सारे नेशन एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। क्या जरूरत है वो पैलेस्टाइन और इसराइल वो सब करने की? बराबर वॉर होने की कुछ रीजन था क्या? नहीं, अपने अपनी बाउंड्री से उधर रहो, मजा आती है, बट नहीं, उनको क्या करना रहता है ऐसे, हाँ तालिबान एंड ऑल, समझ में आ रहा है। तो लोगों को ऑर्डर पसंद है कि डिसऑर्डर? तो रिएक्शन हमेशा ऑर्डर की तरफ जाएगी या डिसऑर्डर की तरफ? तो देखना भाई, ये बर्फ पानी बना, इसको ऐसे पड़े रखूँ तो क्या होगा? हाँ, वेपर्स बनते हैं ना बे, इवेपोरेशन होता है। रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी वेपर्स बनते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेपर्स बनने का रीजन क्या रहता है कि भाई उसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है मतलब डिसऑर्डर बढ़ती है। समझ पा रहे हो? पक्का? Okay. वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। होमवर्क जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मार्क्स, मेंस लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, 3 2, 3, 4 9 9 11 13 9 11 13 14 13 14 17 18 17 18 20 20 26 29 32 33 34 37 40 41 43 44 45 46 46 रुको, नहीं 46 रुको 54 58 चलता है, मत करना। 60 61 62 62 65 65 कैंसिल कर दो। 71 72 73 74 75 75 83 83 85 83 85 90 रुको थोड़ा सा 90 94 ये उसमें एंट्रोपी किसमें बढ़ रही है किसमें कम हो रही है वो है, ठीक है। बढ़ी तो पॉजिटिव, कम हुई तो नेगेटिव। वो एक बार सॉल्व खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं बता ही दूंगा। फिर 100 विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय।